Hello everyone. So today I am going to discuss the questions of modern Indian history which had been asked in the UPSC mains examination 2022. Myself Abhishek Parmar, and as far as modern Indian history is concerned, there are three questions. So I will be specifically dealing with these three questions, and the first question is, why did the armies of the British East India Company, mostly comprising of Indian soldiers, win consistently against the more numerous and better equipped armies of the then Indian rulers? Give reasons. तो कई बार यूपीएससी एग्ज़ाम में आप जितना भी पढ़ लो, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि क्वेश्चन सिंपल है डिफ़िकल्ट, मैं ये क्लासीफाई करने जा ही नहीं रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आप एग्ज़ाम देते हो तो ऑलरेडी एक प्रेशर में होते हो, यू आर ऑलरेडी अंडर प्रेशर, एंड देयर अ स्टूडेंट कैन नॉट राइट द आंसर विच आई एम गोइंग टू डिस्कस बिकॉज एग्ज़ाम हैज़ ऑलरेडी बीन हेल्ड एंड आई एम आउट ऑफ द एग्ज़ाम हॉल. तो मैं जजमेंटल नहीं होने जा रहा हूँ, मैं बस ये आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप जितना भी पढ़ो, वॉट एवर यू रीड, ठीक है, यूपीएससी विल ऑलवेज गिव यू सर्टेन क्वेश्चंस जहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगाना ही पड़ेगा. तो ये प्योर क्वेश्चन मुझे लगता है, ठीक है, कि आप अगर थोड़ा कॉमन सेंस के साथ और क्लासेज में जैसा मैंने पढ़ाया आपको, अगर आप थोड़े देर पेशेंस रखेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. व्हाई डिड द आर्मीज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वन, मतलब इन ए नटसेल, बेटर इक्विप तो कहना उतना ठीक नहीं है, बट यूपीएससी ने लिख दिया है तो ठीक है. Win consistently against the more numerous. So basically this question is asking about why the East India Company won against the Indian rulers. तो देखो, अगर पहले इस क्वेश्चन में एक आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इस क्वेश्चन में आप एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है. सो द फर्स्ट पार्ट विल बी योर इंट्रोडक्शन, ठीक है. और इंट्रोडक्शन कोई ऐसा यूनिफॉर्म है नहीं, बट फिर भी दो लाइन आप मेंशन कर सकते हैं दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड इट्स जर्नी एज अ ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, बट एज अपॉर्चुनिटी अनफोल्डेड और knocked its door, company started grabbing political power and the instrument, the tool, वो हथियार समझ लीजिए आप, the tool which it had utilized for winning, that was army. And in fact class, army was the biggest and the most powerful instrument of the company through which it exercised sovereignty and control over India. Now body में आ जाएगा आपको that it won consistently against the Indian rulers because of certain following reasons, ठीक है. तो पहला रीजन जैसे आप लिख सकते हो, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ आर्मी ऑर्गेनाइजेशन. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या पॉइंट्स होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज आप जरूर मेंशन करना दैट द बल्क ऑफ द कंपनीज आर्मीज, जो कंपनी की आर्मी थी, दैट वर मेजरली कंप्राइजिंग इंडियन सोल्जर्स. ये वर्ड यूज करने से आपका आंसर थोड़ा अच्छा हो जाएगा, इंडियन सोल्जर्स एंड और हु वर कॉल्ड एज सेपॉयज, ठीक है. अब कंपैरेटिवली अगर आप एनालाइज करें तो यू विल फाइंड दैट एडवर्सरीज, मतलब इंडियन रूलर्स के पास भी वही सोल्जर्स हैं, कंपनी के पास भी वही सोल्जर्स हैं. तो व्हाट वर दैट पर्टिकुलर रीजंस व्हिच हैड लेड टू इट्स सक्सेस, ठीक है. सो देयर आर सिंपल रीजंस इन दिस व्हिच विल कम. फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर पेड, okay, their salary was better, pension was consistent, ठीक है. फिर पर्क्स और इंसेंटिव भी देती है, जिसे आप कह सकते हो बोनस देती है, ठीक है, इंसेंटिव भी देती है, जिसको आप कहते हो भत्ता, अलाउंसेस कह सकते हो आप, ठीक है. एनी टर्म यू कैन यूज. भत्ता इज अ हिंदी वर्ड, भत्ता. एंड नॉट ओनली दैट, सैलरीज वेर बेटर, यही सिर्फ नहीं है, इट वॉज ऑल्सो दैट दीज सैलरीज वेर मोर रेगुलर और रेगुलरली पेड. द सैलरीज वेर रेगुलरली पेड. ऑन द अदर हैंड, बिकॉज कंपेरिजन तो करना है, ऑन द अदर हैंड इंडियन रूलर्स और द रीजनल स्टेट्स, देयर फिनेंशियल पोजिशन हैड कंसिडरेबली बीन डिक्लाइनिंग, तो उनकी सैलरी रेगुलर नहीं होती थी.
और इसलिए हम लोग मर्सेनरी सोल्जर्स थे। मर्सेनरी मतलब आप समझ लीजिए जैसे दोज हु फाइट फॉर मनी। तो वी वर गुड मर्सेनरी सोल्जर्स, नो डाउट अबाउट इट। सो कंपनी paid us regularly, company gave us better salary, so most of the soldiers joined company's army. The second thing is that the B part will be discipline. Discipline. Is it okay? The company's army, it was regularly trained. It was regularly trained, regular training, and were disciplined according to यूरोपियन मिलिट्री स्टैंडर्ड्स। तो इनकी जो ट्रेनिंग थी वो पहले बहुत अच्छी थी, इफिशिएंट थी, एंड दे वर ट्रेन्ड एज पर द यूरोपियन मिलिट्री ट्रेनिंग। और यूरोप में कंटिन्यूअस वॉर चल रही थी। सो बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूअस वॉर, ओके, देयर सोल्जर्स और द ऑफिसर्स, दे वर बेटर ट्रेन्ड टू फाइट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. So the second aspect will be that they had been, okay, quite rigorously trained and better in military skills. Third reason में आप लिख लो जैसे political alliances, or better to say, ठीक है, third reason will be strategic alliances कहना. Strategic alliance. हिस्ट्री में आपको न्यूमरस एग्जाम्पल्स मिलेंगे. ओके, विल गेट न्यूमरस एग्जाम्पल जहाँ पे बहुत छोटी आर्मी बड़ी आर्मी को हरा पाई है, और इसके लिए विजन चाहिए. ओके, द ऑफिसर मस्ट बी, ओके, विजनरी. आप इफ यू रीड हिस्ट्री ऑफ इंडिया अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंपनीज रूल, यू विल गेट टू नो कंपनी हैड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक मेथड टू आइसोलेट द इंडियन रूलर्स. मतलब अलग थलग कर देती है. जिसके खिलाफ वो लड़ने जाती पहले उसके बारे में पूरा स्टडी करती थी और उसको अलग थलग करने की कोशिश करती थी. आप एग्जाम्पल दे पाएंगे तो आपका आंसर बेहतर हो जाएगा. मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं आंसर लिख नहीं रहा हूँ, मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको, ताकि आप कितने स्मार्टली उस पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करके 150 वर्ड में आंसर लिख पाएँ, क्योंकि क्वेश्चन है 150 वर्ड का. तो इसमें आप कंपनी वॉज वेरी स्मार्ट इन डीलिंग विथ इट्स एडवर्सरीज एंड मेकिंग स्ट्रेटेजिक अलायंसेज. And company try to, you can say, isolate its enemy. और तब जाके आप एग्जाम्पल दे लें. जैसे आप देखो, मैं क्लास मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के पहले लेक्चर में जब मैं प्लासी पढ़ाता हूँ आपको बोलता हूँ, ठीक है, दिस बैटल वॉज फॉट, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए आंसर में, मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि जैसे प्लासी लड़ने से पहले व्हेन क्लाइव रीच फ्रॉम मद्रास टू बंगाल, क्लाइव फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड एनालाइजिंग द लूप होल्स ऑफ सिराजुद्दौला. This Sirajuddaulah was young and not very visionary, but rather कह दे आपको कि that was very short tempered and aggressive. तो बहुत सारे लोग सिराजुद्दौला के रूलर नवाब बनने के बाद they had not been very happy because he was young and he did not have that kind of vision from where he had, okay, got the throne like his maternal side grandfather Ali Vardi Khan. तो जैसे मीर जाफर है या मानिक चंद द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ फोर्ट विलियम, और यू कैन से जगत सेठ, जिनका बहुत रोल होता था बिकॉज दे हैड इकोनॉमिक क्लाउट इन द बंगाल हिस्ट्री, इसलिए उनका नाम है जगत सेठ. जगत सेठ टाइटल थी. तो कंपनी ने आइसोलेट किया और फिर कंपनी वेज्ड वॉर व्हेन कंपनी वाज अश्योर्ड ऑफ दैट द मीर जाफर, ओके, मीर बख्शी इज द डेजिग्नेशन, ही इज नॉट गोइंग टू हेल्प द नवाब. देन कंपनी चैलेंज्ड whom दिस सिराजुद्दौला इन द बैटल फील्ड ऑफ प्लासी. और देखो 4 घंटे की लड़ाई है. 4 घंटे की लड़ाई में, इसलिए कई बार हिस्ट्री बुक्स में बोलते हैं प्लासी के बारे में कि इट वाज मोर एन एक्ट ऑफ बिट्रेयल रादर देन द प्रॉपर बैटल. ठीक है, कि धोखा हुआ. खैर, कंपनी वॉज स्ट्रैटेजी, कंपनी को वॉर जीतने से बाय हुक और क्रुक कंपनी विल विन द वॉर. सो क्वेश्चन इज अबाउट आस्किंग द रीजंस व्हाई कंपनी वॉज विक्टोरियस. तो रीजंस ये हैं. ठीक है. और एक अच्छी बात, बचपन में जब मैं टीवी सीरियल देखता था तो मैं कई बार देखता था, जब छोटा बच्चा था मैं खुद, मुझे लगता है 6th-7th में पढ़ता था, हिस्ट्री में रुचि थी, तो मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत लोग गद्दार होते थे. बचपन की जो भावना है वो बताओ,
उधर कंपनी के सोल्जर में गद्दार नहीं मिलते थे, तो बड़ी कुफुत होती थी, वाई इंडियन पीपल आर बिट्रेइंग आवर ओन। अब जब बाद में बड़े हुए पढ़े तो पता चला यही एक रीजन है, एब्सेंस ऑफ नेशनल, यू कैन से कॉन्शियसनेस और नेशनल स्पिरिट। हमारा कंट्री इंडिया वॉज नॉट अ नेशन, ओके, और इंडिया people did not realize that we are a nation. So there was no feeling of national unity, national awakening, national consciousness. So not every soldier fight for the sake of money. Obviously money is an important consideration and criteria, but कई बार British soldiers had this kind of spirit of fighting for the pride and glory of their own country, and we lagged here. We did not have that kind of national you can say consciousness, fighting for the glory of the motherland. So the ruler's army was fighting for the sake of money or as commanded by the ruler. So that was also an additional reason that why the company had been successful or company soldiers were successful. आप ब्रीफ में रीजन, जितना मैक्सिमम रीजन लिखेंगे पॉइंट आपका स्कोर हो जाएगा। अगला पॉइंट है आपको, और यूनिफाइड मिलिट्री कमांड, यूनिफाइड मिलिट्री कमांड। जिसको इंग्लिश में आप एक और वर्ड दे सकते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या है? टॉप डाउन ऑर्डर। एंड हियर यू कैन कोट द एग्जांपल ऑफ बक्सर। प्लासी इज एन एक्ट ऑफ बिट्रियल, बट बक्सर इज नॉट एन एक्ट ऑफ बिट्रियल। बक्सर में देखो आप 3 एडवर्सरीज को हराती कंपनी। ओके, बक्सर बैटल वाज 1764 बाय हेक्टर मुनरो। सो हेक्टर मुनरो द कंपनीज कमांडर, he defeated Shah Alam, the Mughal emperor, then is Shujauddaulah, the Nawab of Awadh, and this the third Mir Qasim, the fugitive Nawab. What I am trying to explain, you should not mention the names of these rulers. What I am trying to explain is the example that company का जो command था वो एक हाथ में है, okay, unity of command. Whatever Hector Munro will order, everyone will be following in the company's army. But same चीज उधर नहीं है। Mir Qasim soldiers are not listening to you can say Shujauddaulah, or Shujauddaullah's army is not listening to the command of Shah Alam II. So there was more a motley, a group haphazardly organized, and there was no unity of command. So this was also an additional reason for the victory of the company's army. Okay? So to conclude, because of the above mentioned reasons, the company army, which was more disciplined and trained, had been consistently winning against the you can say against its Indian adversaries. And in the next 100 years, from 1757 to 1856 or 57, with the instrument, with the army, company had established its own supremacy in India. Okay? So that way we can answer this question. Moving to the next question, जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपको, why was there a sudden spurt in famines in colonial India since the mid 18th century? Give reasons. Okay. Why was there a sudden spurt in famines in colonial India in the mid 18th century? Give reasons. So again this question is also a straightforward question and asking about the reasons. कैच है मिड 18th सेंचुरी से आपको जर्नी ट्रेस करनी है। मिड 18th सेंचुरी मीन्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल 1757 प्लासी। ठीक है, सो अगर मुझे लिखना हो तो आंसर करने के टाइम पे मैं लिखूंगा, पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, बट ओपनिंग लाइन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कंपनीज रूल फ्रॉम द मिड 18th सेंचुरी सॉ अ ट्रेमेंडस राइज इन फेमाइन्स, because the company had been, you can say, guided by the profit motive, that is extraction of wealth. The following reasons, okay, the following reasons had been, or the following reasons contributed to the spurt in the famines, surge in the famines. So surge in famines. So what will be the reasons? First of all, you have given the introduction, ठीक है, that the company had remained, or the British had remained perpetual foreigners,
perpetual foreigners with no attachment to this land, with no attachment to India. The profit motive was the only goal, and there was a sudden surge in famines because of the following reasons. So, A, you can say companies' inconsistent economic policies, companies or companies government, companies inconsistent land revenue policies. So, companies inconsistent land revenue policies you can see right from the beginning. Okay, you can trace. Okay, here you can give examples of, say for example, this Warren Hastings. Okay, Warren Hastings. He introduced what we call as Ijara system. Ijara or revenue फार्मिंग, इजारा और रेवेन्यू फार्मिंग. और ये क्या है? ऑक्शनिंग. ऑक्शनिंग मतलब नीलामी के जरिए भूमि के पट्टे का आवंटन करना. ओके, दैट थ्रू द बिडिंग प्रोसेस. मतलब से फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो मैं यूपी से एक डिस्ट्रिक्ट लेता हूँ इलाहाबाद. सो द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वुड बी ऑर्डर टू, यू कैन से, स्टार्ट ऑक्शनिंग द लैंड ऑफ इलाहाबाद. तो जो बिडिंग प्रोसेस मैक्सिमम बोली लगाएगा, वन हु विल बिड फॉर मैक्सिमम अमाउंट, ही विल गेट द राइट फॉर रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम इलाहाबाद. अब आप ही सोचो मोटिव क्या है? एक्सट्रैक्टिंग मैक्सिमम वेल्थ. सो व्हेन द कंसिडरेशन वुड बी द वेल्थ and not for the benefit of the peasants, or leaving no scope for the peasants. So, this excessive drain will definitely result into one or some other years famine. Company also introduced later what we call as permanent settlement. Permanent settlement अगर आप पढ़ो तो permanent settlement के एक मोटिव है कि कंपनी thought that it will lead to surplus agriculture production. होता नहीं है. And the जमींदार्स उन्होंने क्या किया? जमींदार started giving the right of revenue collection to the middleman. So, over a period of time a chain had been created between the actual cultivator and the actual zamindar, and this gave rise to a phenomenon called as absentee landlordism. तो ज़्यादा लोग चेन में आ गए तो ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, and peasants were left with nothing, the bare minimum subsistence maybe at times. So, there was no surplus to help out in the crisis of famines. और थर्ड में रैयतवारी में अगर आप पढ़ो तो आप ये एक लाइन सकते हो, रैयतवारी रेवेन्यू पॉलिसी. ओके, दिस हियर द रेट ऑफ रेवेन्यू वाज एक्सेसिव. ओके, द रेट ऑफ रेवेन्यू वाज एक्सेसिवली, यू कैन से, हाई. So, there was no uniformity in the policy. Clear? They were all guided, or they were all being, you can say, the goal of all these policies had been consistently to maximize revenue from India. The second thing, the B part will be, you can say, commercialization of agriculture. Commercialization of agriculture. See, you need to understand the nature of Indian village economy. Before the arrival of the British, we were having subsistence level economy. Subsistence level economy means production and consumption for oneself. They were not linked with the market. Villages, every village was a world in itself. अपने आप में एक दुनिया के रूप में थे. दुनिया मतलब no contact with the market, क्योंकि उनको कोई जरूरत ही नहीं थी. और फिलोसफिकली हमारा कंट्री फिलोसफिकली ऐसा ओरिएंटेड था कि वी वर नॉट हैविंग व्हाट यू कैन से द कल्चर ऑफ मटेरियलिज्म और मटेरियल कंफर्ट, बेसिक लेवल ऑफ सर्वाइवल. But British came, and British were guided by the motive of what? Extracting maximum wealth. Extracting maximum wealth. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ब्रिटिश प्रिफर्ड कैश. अब ये जो कैश की डिमांड है, इससे क्या फर्क पड़ा? इवन इलिटरेट विलेजर भी कोई होगा तो उसको भी कैश ही देना है. और कब देना है? जब आप प्रोड्यूस करोगे, व्हेन यू विल प्रोड्यूस. तो अगर एक अनपढ़ भी इलिटरेट विलेजर भी है तो उसका भी तो दिमाग चलेगा ना कि ऐसा क्या प्रोड्यूस करें जिससे कि पैसा ज़्यादा हो पाए. और आंसर क्या है? कैश क्रॉप.
तो अब शिफ्ट होने लगी हमारी एग्रीकल्चर। जो हमारा प्रोडक्शन बेस था, कंजम्पशन बेस था, मतलब खुद प्रोड्यूस करके खुद खाने का और थोड़ा सरप्लस रिजर्व रखने का, अब कैश ओरिएंटेड हो गया। कैश ओरिएंटेड मतलब दे स्टार्टेड कीपिंग एन आई ऑन द मार्केट। और यू कैन ऑल्सो मेंशन दैट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बाय दैट टाइम लेड टू द मोर डिमांड ऑफ कैश क्रॉप्स। सो पीजेंट्स वेर गोडेड मतलब एक तरह से मजबूर हो गए, coerced to grow cash crops. So came indigo, jute, sugar cane and all, cotton. और इसके चलते आप एग्जाम्पल दे सकते हो, एक अमेरिकन सिविल वॉर होती है 1860 to 65, अगर वहाँ देखो आप, तो अमेरिकन सिविल वॉर में एक बूम आ जाता है कॉटन का डिमांड। तो अहमदनगर, पुणे, शोलापुर, सतारा, इन डिस्ट्रिक्ट्स में खूब कॉटन लोग प्रोड्यूस करते हैं, टेकिंग लोन्स फ्रॉम द मनी लेंडर्स। रिजल्ट क्या होता है, अमेरिकन सिविल वॉर जब एंड होता है तो कॉटन प्राइसेस बूम से धड़ाक से नीचे गिर जाते हैं। अब पीजेंट्स को क्राइसिस, रिजल्ट होता है कुछ साल बाद आप देखोगे डेक्कन रायट्स हो जाएगा, और 1876 में 77 में फेमाइन है, ठीक है, वन ऑफ द वर्स्ट फेमाइन्स इन विच सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया वाज अफेक्टेड। और उसके बावजूद गवर्नमेंट भी कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है to provide any relief to the people. So this is the second point, what that commercialization of agriculture had also left, you can say coerce the peasants to grow more and more cash crops and leaving no reserve surplus for consumption in the need of the crisis or in the time of the famines. Third, deindustrialization. Deindustrialization मतलब destruction of our handicraft industry. When competition increased because of the industrial revolution, finished goods started coming from England to India. तो competition हुआ, resultantly हमारा सामान नुकसान होने लगा, because we were not able to compete with the industrial goods. हमारा handmade तो महंगा था, तो लोग बेरोजगार हो गए urban areas में, and they shifted to rural areas, leading to the overburdening of land. ठीक है भाई, अब मेरे दो भाई, एक मैं फार्मर, मेरा एक भाई मुर्शिदाबाद में, एक भाई ढाका में, लॉस्ट जॉब तो कहाँ आएगा, रूरल एरिया में आएगा सर्वाइवल के लिए। आई वॉज बेयरली कल्टिवेटिंग 12 एकड़ लैंड, अब शेयर करना पड़ेगा 4 एकड़ ईच। तो पहले जो मेरी इकोनॉमिक स्थिति थी, वॉट एवर द इकोनॉमिक पोजिशन वॉज, अब मैं और अमीर हो जाऊंगा, ऑब्वियसली नो, और गरीब होऊंगा। सो डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ओवर द एग्रीकल्चरल फील्ड हैड इंक्रीज्ड अ लॉट, क्लियर, बहुत बढ़ गया था। एज अ रिजल्ट सरप्लस प्रोड्यूस, और देयर वाज नो सरप्लस प्रोड्यूस टू हेल्प द पीजेंट्स इन द टाइम ऑफ द क्राइसिस। सो एग्रीकल्चर फार्म सरप्लस कुछ बचता ही नहीं था। थर्डली, थर्ड तो ये नेक्स्ट यू कैन से द डी पॉइंट, सी एग्रीकल्चर एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे आपको, अगर आप गांव में कभी जाओ इंटरेक्ट करो तो यू नी, कई बार विलेजर्स लीव द लैंड फैलो, छोड़ देते हैं। वाई? बिकॉज the land needs some time to replenish the nutrients. ठीक है, आप साइंस में पढ़े होंगे राइबोसोम और तमाम सारी चीजें। बट एवरी ईयर peasants were forced to, in the medieval time अगर देखो तो medieval time में rulers, if you are leaving fallow land, there would be concessional rate for revenue collection. अकबर की रेवेन्यू पॉलिसी में अगर आप देखो तो, बट ब्रिटिश हैड बीन irrespective of whether rains are there, whether famine is there or not, there was no scope for remission of land revenue. बाद में चल के गांधी ने जैसे खेड़ा सत्याग्रह किया, उसमें भी आप देखोगे रिमिशन नहीं था, इसलिए गांधी को खेड़ा सत्याग्रह करना पड़ा। सो देयर वाज नो रिमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई एवरी ईयर पीजेंट्स हैड टू कल्टिवेट, एंड रिपीटेड कल्टिवेशन हैड लेड टू द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल गोइंग डाउन. So the productivity goes down, and resulting into, after some time, whenever the rains will fail, because rain is bound to fail after some time, it had aggravated the nature of the famines
or the occurrence of famines. So many historians also say that famines in India were man-made. The first famine started in 1769-70 और second half of the 19th century में आप frequency देखोगे तो देखो 1876, 77, 1896, 97, 1899, 1900. So many historians say that these are man-made famines because they were caused by the excessive greed of the East India Company. They are not natural. Is that okay? The E point. Earlier rulers, medieval rulers used to give even loans. In times of farm distress, their peasants are forwarded loans, which are being referred Takkavi. Books में लिखा होगा, आप पढ़ना देखो Takkavi. Indian rulers used to give loans facilities, but British did not. Irrespective of whether production is there or not, they were guided by this factor of getting money from the peasants, ultimately forcing the peasants to take loans from the money lenders, and that also created a vicious cycle. So non-provision of loan or other monetary benefits to the peasant had also made or had also aggravated the situation in the case of the famines. और लास्ट F में आप लिखो rationing for army. In times of war, East India Company earlier and later the British government of India, the Crown's government, had been repeatedly fighting wars, and many a time it fought wars across India's border. War is an extreme situation. War needs supplies of cereals, grains and all. So many a time the food production was directed towards the war front. Like, so there was no reserve to meet out the requirement of the population of that region. So for example, Bengal famine, one of the worst famine in the year 1943, Bengal famine, that had been also caused because of the supply being diverted towards the army which is fighting wars in the Second World War in different regions of Southeast Asia. So these are the factors which had led to the sudden spurt of famines. So when you are writing conclusion, you can simply write that famines in India had been witnessed earlier also, but during the company's rule it simply speeded up or their frequency increased because of the greed factor of the company or because the company was guided by the profit motive. Okay? So moving to the third question. The third question is the political and administrative reorganization of states and territories has been a continuous ongoing process since the mid 19th century. Discuss with examples. Discuss with examples लिखा हुआ है. The political and administrative reorganization of states and territories has been a continuous ongoing process since the mid 19th century. Discuss with examples. आप लोग को कई बार ऐसा लग सकता है कि क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री में का है या मॉडर्न हिस्ट्री का, आप कन्फ्यूज़न हो जाएंगे. थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है भी, मैं मान सकता हूँ, बट अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और थोड़ा दिमाग से सोचें तो ये क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का है, इनफैक्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का है. थोड़ा लिंकेज है उसका मॉडर्न हिस्ट्री से. क्यों? क्योंकि अगर वर्ल्ड हिस्ट्री से होता तो यहाँ पे नेशन स्टेट लिख देता क्वेश्चन, बट दिस क्वेश्चन इज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स. ठीक है, तो the political and administrative reorganization of the states and territories has been a continuous ongoing process since the mid 19th century. mid 19th मतलब 1850 से हमें डिस्कस करना. ठीक है, so suppose roughly this is India. The company's rule had been fighting wars, you know. So there were certain states which were left free to govern or administer on their own, and their territories were not annexed. For example, Hyderabad, for example, Junagadh, just for example, or Travancore or Mysore, just for example. So mid 19th, when the Crown's rule start, then we have two types of areas.
in the Indian subcontinent there were two types of area. One is princely states ruled by Indian rulers, and the other is British India. British India. British India वो टेरिटरी है where British were ruling directly. अच्छा, बहुत बार आप लोग को ऐसा इंप्रेशन लगता होगा कि नेशनल मूवमेंट आप पढ़ते हो, गांधी ने चलाया मूवमेंट ये वो, तो वो मूवमेंट बेसिकली यहीं पे है, इनिशियली यहीं पे है ब्रिटिश इंडिया में। ब्रिटिश इंडिया मतलब जब आप टेरिटरीज ऐसे मैप देखोगे आप, ठीक है, रफली अगर मैं बनाऊं ऐसे सपोज करो, ठीक है, तो दैट एरिया इज कॉल्ड एज ब्रिटिश इंडिया विच इज डायरेक्टली रूल्ड बाय द ब्रिटिश, and that area which princes were ruling like Hyderabad, like Bhopal, like Junagadh, this area, or like Mysore or Travancore for example, or even Jammu and Kashmir, they were ruled by our own rulers. So that is what princely states. So when Indian independence started, the movement started, it was all initially in British India. Is it okay? And 40% of the entire Indian subcontinent was princely states, and you can say 60% to that side. One person out of every 4 lived in princely state. So थोड़ा आप briefly mid 19th century में ये introduction कर सकते हैं, ठीक है? That we have under the British rule, we have 2 types of area, one ruled by the princely states and another by the British government directly. Now the next, you can say, as history moved on, there is no doubt that political and administrative reasons had been the reason for demarcation of boundaries or states, and it had been a continuous process. Because next you can cite the example of Curzon, who divided Bengal in the year 1905, okay, partition of Bengal, okay, there was West Bengal and the East Bengal. Though he divided Bengal for the sake of curbing nationalism, curbing Bengali nationalism which was emerging in Bengal. It has been a hotbed for rising nationalism. But वो excuse administrative convenience का देता है Curzon. He says, well, Bengal is too big to be administered from a single capital. तो administrative reason का जैसा official explanation है, that had led to the West Bengal and East Bengal. फिर बाद में Bengal of partition of Bengal was revoked in 1911. तो बंगाल अलग हो गया और आसाम को अलग कर दिया, बिहार और उड़ीसा को एक साथ रखा, ठीक है। फिर 1936 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद 1936 में बिहार और उड़ीसा को भी बाइफरकेट कर दी, ओके, बिहार एंड उड़ीसा वर आल्सो सेपरेटेड। एंड व्हेन इंडिया got finally independence in the year 1947, then again the question arose about what will happen to princely states and to British India. So because this princely states and British India, they were all very haphazardly organized. Haphazardly organized means there was no, you can say, coherence in the organization of the states. Because whichever the areas British had been conquering, they had been adding into their own states or own areas. So after independence, okay, in June 1947, a department was created that is called as States Department. States Department. And this States Department was headed by Sardar Patel. And Sardar Patel and his secretary, V.P. Menon, they went for merging and integrating the princely states with the British India, earlier British India or erstwhile British India, and then formed what? Indian Union. So you can briefly explain about that. On 27 June 1947, the States Department had been created, and Sardar Patel, okay, also known as Bismarck of India, okay, at times, and V.P. Menon had been or had made strenuous efforts in uniting the princely states with the Indian Union. So when finally Indian Union was born and we were declared as a republic, then after some time there started the demand, एक और डिमांड शुरू हो गई, और वो है आपको
लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का बनना, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन। और इंटरेस्टिंगली बिफोर इंडिपेंडेंस कांग्रेस, एक्चुअली जब स्टेट्स मर्ज हो गए इंडियन यूनियन में तो हमारा कोई एग्जैक्ट पैटर्न था नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पे ऑर्गेनाइज थे नहीं। सो इट हैड क्रिएटेड अ मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी कल्चरल स्टेट। And as early as 1917, Congress had already accepted the principle of organizing Indian states on the basis of language. Even 1920 में, if you read, okay, you will get to know that Congress had formed PCC, Provincial Congress Committees, on the basis of language. So in this reorganization of states, okay, reorganization of states, ये debate Constituent Assembly में भी उठा। Okay, this debate was raised in the Constituent Assembly also, and there, okay, एक कमीशन बनता है जिसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। And this was headed by S.K. Dar. For what reason it had been constituted? Linguistic Provinces Commission was constituted, headed by S.K. Dar, to examine the desirability of the reorganization of states on the basis of language. और ये Linguistic Provinces Commission है 1948 का, and S.K. Dar, okay, the head of the commission, he advised, ध्यान देने की बात है, he advised against this. Why? Because he cited the reason that would be administratively inconvenient. उन्होंने ये रीजन दिया था। और एक और कंसिडरेशन था कि प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर पूरी तरह से हो नहीं पाया था, बिकॉज हैदराबाद वॉज इट टू बी मर्ज्ड। बट लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन का ये वर्डिक्ट, इट वॉज not appreciated, especially in the south, where there was more volatility, where there was more demand of creating a new state based on language. तो कांग्रेस पार्टी बनाती है दिसंबर 48 में एक अपनी कमिटी जिसको बोलते हैं JVP कमिटी। J फॉर जवाहरलाल नेहरू, V फॉर वल्लभ भाई पटेल, P फॉर पट्टाभी सीतारामैया। इनका नाम लिख देते हैं क्योंकि शायद कुछ लोग कम सुने होंगे ये नाम, सीतारामैया। ये वही आदमी हैं जिनको सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हराया था। सो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, जे फॉर नेहरू, जेल नेहरू, दिस इज पटेल, एंड पट्टाभी से होता है इनिशियल से JVP, दिसंबर 48। दिसंबर 48 में JVP कमिटी ऑल्सो gave a verdict against the linguistic reorganization of the states. अच्छा, नेहरू इन द अर्लियर बिफोर इंडिपेंडेंस ही वॉज अ सपोर्टर, वो हिमायती थे लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। बट 1948 में ही हैड सम अदर कंसिडरेशन। उनको लग रहा था कि देश अभी आज़ाद हुआ है और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे पार्टीशन हुआ, रिफ्यूजीज का आना हुआ, बहुत इंडिया को बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ा, एंड अगर ऐसा कुछ करेंगे तो इट विल लीड टू ओपनिंग अ पेंडोरा बॉक्स। So JVP committee also advised against, और in fact JVP committee was a cold water therapy, थोड़ा डिले करने की tactics. But the emotions of an Indian population, especially in South, was not ready to accept this thing. And in 1948-49, intense movement started for greater Kannada, greater you can say Andhra, और linguistic reorganization of कर्नाटका एंड आंध्रा। थोड़ा आपको मैप समझाते हैं। देखो, अगर ये मैप ऐसे है एंड सपोज ये हैदराबाद है, हैदराबाद प्रिंसली स्टेट जो अब मर्ज हो चुका, बिकॉज सितंबर 48 इट हैड मर्ज। प्रॉब्लम क्या थे? दिस इज मद्रास, दिस इज मद्रास। यहाँ पे कई सारे लोग तेलुगु स्पीकर्स थे
और ये अलग स्टेट है, तो तेलुगु स्पीकर यहाँ भी हैं, तेलुगु स्पीकर यहाँ भी हैं, तेलुगु स्पीकर इस जगह पे भी हैं, तेलुगु स्पीकर बॉम्बे स्टेट में भी हैं। ये है प्रॉब्लम। पीपल वांटेड, बॉम्बे वाज अ स्टेट, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र एंड गुजरात हैड बीन क्रिएटेड out of Bombay presidency in the year 1960. Is that okay? So Hyderabad, the princely state which was merged with the Indian Union in the year 1948, September 48, अभी न्यूज़ में भी आपने सुना होगा, बट कई सारे लोग मद्रास में थे, मद्रास प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रोविंस में थे, जो कि तेलुगु बोलते थे, और सेम इज द हियर, ओके, मैसूर। अब the people who are speaking Telugu language, either living in Bombay, Madras or anywhere, they wanted that one Andhra state should be created. और इसमें ही फेमस एग्जाम्पल है पोट्टी श्री रामलू, who sat on a fast, and he passed away after 58 days of hunger strike. He was Gandhian. Potti Sri Ramalu ka marna, it led to, you can say, flaring up tensions. Nehru had to bow down, and Nehru's government order for the creation of Andhra. So Andhra bana 1953 में, Andhra state was formed. But अभी भी Andhra had been born, but it was not organized in the present day Andhra, because कुछ लोग यहाँ पे अभी भी हैं. So fight started for merging these, and उसमें भी जाके मद्रास को लेके लड़ाई होती है, ठीक है. So SRC, States Reorganization Commission, was established in the year 1953 to prepare a report to suggest what should be done. And this SRC, States Reorganization Commission, is it okay? This was headed by, or it had 3 members: Fazal Ali, Kempanikar. Okay. SRC, which was constituted in 53, had members Fazal Ali, H.N. Kunjuru and Kempanikar. And this SRC submitted its report in 1955, and based on this report, an act was passed called as States Reorganization Act 1956. And this is the parent act which created for 14 states and 6 UTs. 6 UTs. And since it is 56 class, तो अभी भी गुजरात और महाराष्ट्र एक ही है, और उसका नाम है क्या? बॉम्बे. फिर later you can give example that in 1960 Bombay was bifurcated into Gujarat and Maharashtra. In 1966 Punjab and Haryana was created. And you can cite recent examples of Chhattisgarh, Jharkhand and Uttarakhand, which was created in 2000. And you should also mention the reason. The reason was socio-political and economic reasons for creation. क्यों? जैसे एग्जाम्पल हो झारखंड का, तो 65% of the entire income of Bihar used to come from Jharkhand through the coal mines. But झारखंड को उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, उतना बेनिफिट नहीं हो रहा था. So they started the statehood for Jharkhand, and they were all Uttarakhand, because Uttarakhand was not fairly developed, because the main plain areas of UP, they were, you can say, utilizing all the, or draining the resources. So Uttarakhand was carved out of UP, and Jharkhand out of Bihar, and Chhattisgarh out of MP in the year 2000. Then you can cite the example of Telangana, that coastal Andhra or Andhra people had been, Telangana is the interior region, Hyderabad के आसपास. अब आप देख लो state, ठीक है. So this was using, okay, the resources. Okay, Andhra people had been occupying mostly the jobs of the people of Telangana or Hyderabad regions, or this region. So there started the demand for creating a new state of Telangana, and a party agitated it vehemently, that is called as Telangana Rashtra Samiti, TRS.
So Telangana was created in 2013. So in the recent times, it is not only administrative consideration which is leading to the creation of new states, rather it is also guided at times by the political factors, social factor and economic consideration. So no doubt, okay, the question was about, no doubt, at political and administrative reorganization of states and territories has been a continuous process, and we are also hearing, okay, we are also listening on and off the demand for creating Vidarbha state out of Maharashtra, and UP being bifurcated into different smaller states, like one is Purvanchal. So this way you can conclude the answer. I hope you people would have understood, okay, that what needs to be in answer. These are all explanation of the answer, and I will shortly give you the model answer also. And I know that being a student, you might not be knowing all the points, but being a teacher, I have a duty to explain all these you can say points, that what needs to be included in the answer. So God bless all of you. Do hard work for the next mains exam, and if you get a call for this year interview, all the best for you also, and those who will not be able to take up the interview, for you also for the next year. Okay, thank you. Jai Hind, Jai Bharat.